पाकिस्तान के ऊपर एक साथ मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक तरफ जहां पीओके के अंदर आज़ादी की बात चल रही है, वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान ने तो आज़ाद डिक्लेयर कर दिया खुद को, और वहीं तीसरी तरफ सऊदी अरब के ऊपर जो अटैक हो गया है हौती की तरफ से, इसे लेकर के भी पाकिस्तान बहुत ज़्यादा परेशान है। और पाकिस्तान की अपनी जो इकोनॉमिक स्थिति है वह तो और भी ज़्यादा बुरी होती जा रही है, जो होमुर्ज है, और अब हौती ने भी अटैक कर दिया, यानी कि रेड सी के अंदर भी खतरा शुरू हो चुका है। तो ये सब देखते हुए पाकिस्तान की स्थिति बिगड़ती जा रही है और यह देश बहुत ही नाजुक स्थिति में पहुंच चुका है। अब देखिए, स्थिति को संभालने के लिए पाकिस्तान अब वही कर रहा है जो इसने गलती बांग्लादेश के निर्माण से ठीक पहले किया था। आज पाकिस्तान ने पीओके में 8000 अतिरिक्त रेंजर्स को तैनात कर दिए हैं, ताकि वहां पर जो लोग भी आंदोलन कर रहे हैं उन्हें कुचल दिया जाए। इतना ही नहीं, बॉर्डर के पास इसने हेवी वेपन्स की डिप्लॉयमेंट भी कर दी है, जो कि साफ दिखा रहा है कि पाकिस्तान न केवल अपने पीओके के लोगों को कुचलने की तैयारी कर रहा है, बल्कि भारत के साथ युद्ध शुरू करने की भी तैयारी कर रहा है। और बिलावल भुट्टो लगातार कह रहे हैं कि हालत बिगड़ती जा रही है, हालात बेहद चिंताजनक है। यह चीख चीख करके पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े नेता, फजलुर रहमान की कल बयान आई थी। तो इस तरीके से ये लोग लगातार मुनीर को और वहाँ शहबाज शरीफ को चेतावनी दे रहे हैं कि स्थिति बिगड़ रही है और आप इसको संभाल क्यों नहीं पा रहे। और अब पाकिस्तान के लिए चिंताजनक बात यह है कि पीओके के अंदर जो प्रोटेस्ट लीडर्स हैं, उन्होंने अब पीओके को डिस्प्यूटेड टेरिटरी मानने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि पीओके एक ऑक्युपाइड टेरिटरी है और इसे आज़ाद करना होगा। जो सरदार अमान खान है, उन्होंने सरेआम आरोप लगाया है, खुलेआम बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने इसे जबरन कब्जा किया हुआ है। पाकिस्तान पर उन्होंने जबरन कब्जे का आरोप लगाया है और यहाँ से अब आज़ादी की लड़ाई शुरू हो जाती है पीओके को लेकर के। और अभी पीओके की तो बात हम लोग चर्चा करेंगे विस्तार से कि क्या चल रहा है। इसी बीच बलोच ग्रुप्स ने तो रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान बनाने का दावा भी कर दिया और ये भी दावा किया गया है कि 85% इलाके पर उनका नियंत्रण हो चुका है। उन्होंने एक तरीके से इस पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया है। ये भी दावा किया गया है कि पाकिस्तान आर्मी के कई लोग अब आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, यानी कि पाकिस्तानी सेना टूट रही है या तो विद्रोह गृह युद्ध की बातें शुरू हो जाएंगी यहाँ से। अगर पाकिस्तानी सेना के ही लोग अपना बंदूक और हथियार डाल करके और इस आंदोलन में शामिल हो जाएंगे बलूचिस्तान की आज़ादी में, नई बलूचिस्तान बनाने में, तो सोचिए पाकिस्तान की क्या स्थिति होगी। और बलूचिस्तान इसने जो डिक्लेयर किया है अपना नया करेंसी, अपना नया सब कुछ, प्रशासन, सब कुछ, इसका बात हम विस्तार से करेंगे कि कैसे इन लोगों ने अपना एक नया रिपब्लिक बना दिया। और इनका लक्ष्य है कि 2026 के अंत तक पाकिस्तानी आर्मी को पूरे इस क्षेत्र से बाहर कर देंगे। और भारत के सामने एक डिप्लोमेटिक चैलेंज है, और ये है कि जो बलोच ग्रुप्स है उन्होंने इंडिया से इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मांगी है और उनका कहना है कि भारत हमें यहाँ पर रिकॉग्नाइज करे, पाकिस्तान से अलग, हम पाकिस्तान नहीं हैं। ये बलोच ग्रुप्स का कहना है जिन्होंने रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान को डिक्लेयर किया है, ये ऐसा दावा किया जा रहा है। फिर देखिए, तो ये भारत के लिए यहाँ पर धर्म संकट हो जाएगा, क्योंकि भारत के लिए डिप्लोमेटिक चैलेंज हो जाएगा अगर हमने बलूचिस्तान को रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान रिकॉग्नाइज किया इंटरनेशनल लेवल पे। हालांकि मुझे लगता है कि देर से बेर अगर ऐसा होता है तो भारत तो देगा ही और फिर बाकी दुनिया भी देगी, जैसे कि बांग्लादेश के केस में हुआ था। लेकिन शुरुआत में चाइना इसका कड़ा विरोध कर सकता है। ईरान भी बलोच सेपरेटिज्म को लेकर के संवेदनशील रहा है और वह भी जो है चूँकि भारत अगर उसका समर्थन करता है बलूचिस्तान लिबरेशन को, चाहे उसको अगर मान्यता देता है, तो वहाँ पर ईरान और चाइना ये दोनों मैं समझता हूँ कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं भारत के लिए। और वहाँ पे चबहार वगैरह भी है। फिर देखिए, बीएलए के जो नई स्ट्रेटजिक रोड्स हैं वो उस पर वे लोग लगातार ब्लॉकेट करते जा रहे हैं। जितने भी उनके स्ट्रेटजिक रोड्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पुल है, उस पर बीएलए वाले लगातार ब्लॉक कर रहे हैं, और जिसके कारण जो माइनिंग सप्लाई चेन है वह बुरी तरीके से प्रभावित हो गई है पूरे बलूचिस्तान के अंदर। और ये जो सुरक्षा स्थिति जो बिगड़ रही है बलूचिस्तान के अंदर, तो वहाँ पे जो भी चाइनीज़ कंपनियों के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अब उनकी टेंशन बढ़ गई है। उसमें से एक कंपनी ने तो चेतावनी दी है पाकिस्तान सरकार को, वार्निंग लेटर भेजा है, जिसमें कि बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि लॉजिस्टिक सपोर्ट लगातार कमज़ोर पड़ रहा है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। चाइना छोड़ करके भागने की तैयारी उसकी कंपनियां भाग सकती हैं। जब उनको सुरक्षा नहीं मिलेगा तो फिर कई इंजीनियर पहले ही मारे जा चुके हैं। इसी के साथ अगर आप देखें तो लॉजिस्टिक सपोर्ट लगातार कमज़ोर होता जा रहा है चाइनीज़ कंपनियों का, जो लोग वहाँ पे बलूचिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं, खनन कर रहे हैं। और इसी बीच तो खबर आई है कि सऊदी अरबिया पर हमला हो गया। अभी कुछ दिन पहले सऊदी अरबिया ने यमन के अंदर एयर स्ट्राइक करके एयरपोर्ट पर जो है प्रॉब्लम क्रिएट की, जिसके जवाब में हौती भड़क गया है और तकरीबन 4 साल के बाद इन्होंने जोरदार अटैक कर दिया है सऊदी अरबिया के ऊपर। पाकिस्तान की चिंता बढ़ गई है। तो पाकिस्तान सऊदी अरब का क्लोज डिफेंस पार्टनर है, ऐसे में उसके वहाँ पे ही देखना है कि वहाँ पे कैसे सिचुएशन को संभाला जाए। ऑलरेडी इसके कितने सैनिक वहाँ पे तैनात हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर पाकिस्तान को ईरान के साथ डिप्लोमेसी भी बनाए रखना एक मजबूरी है और इसको बैलेंस करना ही अपने आप में चैलेंजिंग भी है।
तो और दूसरी तरफ पाकिस्तान की इकोनॉमिक चिंता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स एक साथ जब पाकिस्तान पर टूटे हैं, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर अभी इस वक्त जो है मुसीबतों का पहाड़ टूटा हुआ है। उधर खैबर पख्तूनख्वा भी अपना रिपब्लिक डिक्लेयर कर चुका था कई साल पहले ही, और वे लोग लगातार अपनी अलग ही डिसीजन ले रहे हैं, मांग कर रहे हैं। मुनीर तो कहते हैं कि हम आज़ाद तो नहीं होने देंगे, इस जन्म में नहीं होने देंगे, कितना जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन जो न्यूज़ सामने आ रही है, जो दावे सामने आ रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक अस्पताल के बाहर भयंकर विरोध शुरू हो गया, जहाँ पे पाकिस्तान के जो जवान हैं, उन कई सारे जवानों की लाश वहाँ पे आ गई, डेड बॉडी जब पहुँची अस्पताल के अंदर, लोग आंदोलन शुरू करने लगे। क्योंकि जो लोग भी सेना के अंदर भर्ती हो रहे हैं, उनके लिए स्थिति बिगड़ती चली जाती है। और बलूचिस्तान के अंदर जो तैनाती करता है पाकिस्तान, जानबूझ करके ऐसे लोगों को करता है जिनकी जान की उसे परवाह भी नहीं रहती है। तो ये सारे मामले जो हैं संवेदनशील होते जा रहे हैं, और बलूचिस्तान के लोगों को यह लगता है कि हमें आज़ाद होना ही हमारा धर्म है, और उसे इसके लिए वे लोग लड़ रहे हैं। समझते हैं कि पूरा का पूरा कैसे पाकिस्तान घिर चुका है, ज़रा विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग पीओके की बात करें, तो पीओके में पिछले 1 महीने से पाकिस्तान विरोधी आंदोलन लगातार तेज हो रहा है, और प्रोटेस्टर्स जो हैं वे लगातार छठे हफ्ते तक पहुंच चुका है उनका प्रोटेस्ट। और पाकिस्तान ने पीओके के अंदर इन्हें शांत रखने के लिए, इनको कुचलने के लिए 8,000 अतिरिक्त रेंजर्स तैनात करने की उसकी खबर आ रही है, उसने तैनात किए हैं। और इसी के साथ साथ बॉर्डर के पास भी उसने हेवी वेपन्स को भी डिप्लॉय करने शुरू कर दिए हैं। यानी उसे डर है कि स्थिति का मौका फ़ायदा उठाते ही भारत युद्ध शुरू कर सकता है, और यही कारण है कि वह लगातार बॉर्डर पर भी ये तैनाती कर रहा है। और वहाँ के लोग भी इस चीज़ को धमकी दे रहे हैं कि भारत अपना बॉर्डर खोले, हमें वापस आना है, वो होगा, हमारी मदद करे। वे लोग लगातार इस चीज़ की मांग भी कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान ने जो पीओके में सिर्फ अतिरिक्त जवान नहीं किए हैं, बल्कि अब हेवी वेपन्स भी बॉर्डर पर अगर तैनात कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो हथियार हैं हेवी वेपन्स वाले, ये केवल अब क्राउड कंट्रोल के लिए नहीं होंगे, बल्कि मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। और इसमें बहुत सारे हथियार होंगे जो कि बड़े हैं, खतरनाक और हेवी होते हैं, जैसे कि आर्मर्ड पर्सोनेल जो उनका कैरियर्स होगा, आईएफबी होगा, और हेवी मशीन गन्स भी शामिल हो सकते हैं। इसमें मोटार्स होंगे, रॉकेट लॉन्चर्स हो सकता है, एंटी टैंक वेपन्स हो सकता है, बख्तरबंद गाड़ियों के साथ साथ और भी कई सारे बड़े कैलिबर वाले मशीन गन भी इसमें तैनात कर दिया होगा उसने। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान अब सिर्फ पुलिसिंग नहीं कर रहा है, बल्कि वार लाइक तैयारी शुरू करने की उसका शुरू कर चुका है। हालांकि रिपोर्ट में कोई भी स्पेसिफिक वेपन का तो नाम नहीं बताया जा रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि हेवी वेपन्स की तैनाती उसने बॉर्डर पर शुरू कर दी है। और इसी के साथ साथ पीओके के अंदर, ताकि कोई भी कनेक्शन भारत के साथ ना हो सके, आपस में वे लोग गुटबाजी ना कर सके, वहाँ पर तरह तरह की पाबंदी लगाई जा रही है। इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया है पाकिस्तान ने वहाँ पर। मीडिया कवरेज को भी आप समझिए कि उस पर सख्त रिस्ट्रिक्शंस लगा दी है। पब्लिक गैदरिंग को भी और रैलीज को भी एकदम से लीगल बैन ठोक दिया उस पर। जो ये ज्वाइंट उसका अवामी एक्शन कमेटी है JAAC, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो जो JAC के कई नेताओं को तो उसने गिरफ्तार भी कर लिया, और कई पे सेडिशन यानी कि जो देशद्रोह है उसके भी आरोप लगा दिए हैं। तो पुलिस फायरिंग में भी कई सारे प्रदर्शनकारी मारे जा चुके हैं, जिसमें कभी कहीं पे कोई 12 कहता है, कहीं पे कोई 40 कहता है, लेकिन यह आंकड़ा कहीं ज़्यादा है। पाकिस्तान चाइना से सीख चुका है कि कैसे इस तरह की खबरों को छुपाया जाए, ताकि मानवाधिकार संगठन के नज़रों से बचा जा सके, क्योंकि वह स्वतंत्र तरीके से जाँच भी नहीं होने दे रहा है। और जो इस्लामाबाद की जो लगातार कार्रवाई हो रही है पीओके के अंदर लेकर के, उसे पूरे दुनिया भर में ब्रिटेन को लेकर के एमनेस्टी सबने इस पर चिंता जताई है। और खुद बिलावल भुट्टो अब शांत नहीं रह पा रहे हैं। उन्होंने खुद कहा है कि यह स्थिति बहुत ही चिंताजनक हो गई है, और ये साफ दिखा रहा है कि पीओके जो है अब अपना रंग और रूप बदल रहा है। पाकिस्तान ने जो कब्जा किया था उसके ऊपर, जिस तरीके से उसने बर्बरता की, भारत की आंखों में धूल झोंका, हरी सिंह को धोखा दिया, उसका यहाँ पे असर दिख रहा है कि कैसे पाकिस्तान अब आज़ादी के लिए एक बड़ी लड़ाई शुरू कर चुका है। पीओके के अंदर जो स्थिति बनी हुई है उसे देखकर तो यही लगता है कि अब कुछ सप्ताह या फिर कुछ महीनों की बात है, यहाँ पर एक बड़ा आंदोलन आज़ादी के लिए शुरू हो सकता है। और पीओके प्रोटेस्ट का अब नैरेटिव बदल रहा है। जो पीओके के जो वहाँ पे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं लीडर्स, उन्होंने अब पीओके को डिस्प्यूटेड टेरिटरी मानने से इनकार किया। उनका दावा है कि पीओके को ऑक्युपाइड टेरिटरी है। सरदार अमान खान जो हैं JAC के नेता हैं, उनका कहना है कि पाकिस्तान ने तो इस पर जबरन कब्जा किया हुआ है, और प्रोटेस्टर का कहना है कि यह लड़ाई जब तक हमें जीत नहीं मिलेगी तब तक जारी रहेगी। यानी कि अगर उसने इस पर ऑक्युपाई किया हुआ है तो ये लोग उस ऑक्यूपेशन को हटाना चाहते हैं। अब समझ गए आप इसका मतलब क्या है। उनका संदेश साफ है कि जान चली जाएगी लेकिन यह आंदोलन नहीं रुकेगा। पाकिस्तान चाहे कितना भी रेंजर्स भेज ले, चाहे कुछ भी कर ले, पीओके के अंदर बच्चा अब इसकी तैयारी करने में मैं देख रहा हूँ, क्योंकि इस आंदोलन का प्रकोप पड़ता है ना। इस आंदोलन में वहाँ के जो आम नागरिक हैं वे लोग शामिल होते जा रहे हैं। जो आम लोग, जो नौकरी पेशा लोग हैं, वे लोग ज्वाइन कर रहे हैं।
तो पाकिस्तान विरोधी नारे जो हैं पूरे पीओके में लगातार गूंज रहे हैं। इसकी खबर, वीडियो सब कुछ सामने भी आ रही है। और इसी बीच जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान के लिए बड़ी, कि केवल पीओके एक मुद्दा है नहीं, तो पहला मैंने आपको बताया। दूसरा है बलूचिस्तान फ्रीडम क्लेम, और बलोच ग्रुप ने रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान बनाने का दावा ठोक दिया। कुछ दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा में भी यही हुआ था। इस बार बलोच ग्रुप्स ने कहा है कि उनका 85% इलाके पर उनका नियंत्रण है, और ये लोग खैबर पख्तूनख्वा से काफ़ी अलग हैं। इनका रियली में लड़ाई है बहुत भयंकर। अभी इन्होंने ऐसे ऐसे हमले किए हैं जिससे पाकिस्तान आंकड़े को जारी नहीं करता है, लेकिन चाइना को पता है कि स्थिति कितनी बिगड़ चुकी है। बलोच ग्रुप ने दावा किया है कि 85% इलाके पर उनका नियंत्रण हो चुका है। उन्होंने अपना नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, उन्होंने अपना नेशनल करेंसी, जिसको कि वे लोग बलोची फालूस कह के बुला रहे हैं, नई गवर्नमेंट सिस्टम भी बना दिया उन्होंने, और दावा किया है कि पाकिस्तानी आर्मी के कई लोग अब आंदोलन में उनके शामिल होते जा रहे हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर, उसके साथ काम करने वाले सेना और सैनिकों के ऊपर अब बढ़ रहा है। और यहाँ पर इन्होंने ये भी दावा किया है, जो स्वयंभू जो इनका प्रशासन है उसने दावा किया है कि 5 लाख पर्सोनेल उनके पास मौजूद हो चुके हैं। तो इस तरीके से वे लोग आराम से पाकिस्तान से आज़ादी भी ले सकते हैं। ये पूरी पैटर्न है जो कि 1971 में जो हुई थी, उसी तरीके की बातें यहाँ पर भी सामने आ रही हैं। और अगर आप स्वयंभू प्रशासन का मतलब समझें तो इसका मतलब यह है कि ऐसा प्रशासन है जो सरकार या फिर प्रशासन या फिर सरकार जिसने बिना किसी अधिकारी के या फिर अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की खुद को ही सत्ता का एक तरीके से या फिर सरकार खुद को घोषित कर दिया है। तो इनको अभी मान्यता प्राप्त तो नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने खुद ही से बता दिया कि हम अपनी अब सरकार चलाएंगे, हमारे पास नेशनल ये होगा, सब कुछ होगा। तो जो स्वयंभू प्रशासन आप कह सकते हैं। तो अगर बड़ी संख्या में पाकिस्तानी आर्मी के जो जवान हैं वो विद्रोहियों से जुड़ने लगेंगे तो हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी यहाँ पर। और किसी भी देश की अगर आप देखें तो मिलिट्री यूनिट अगर टूटेगी तो वहाँ पर सिविल वॉर होगा, मिलिट्री इम्यूनिटी का खतरा बढ़ जाता है। और 1971 में अगर आप देखें तो ईस्ट पाकिस्तान के कई जो बंगाली सैनिक थे वो मुक्ति वाहिनी में शामिल हो गए थे, जिसके बाद पाकिस्तान की स्थिति बिगड़ गई, सरेंडर करना पड़ा उसे यहाँ पर। और यही घटनाक्रम आखिरकार बांग्लादेश के गठन का भी कारण बन गया। और ये इतिहास का पहला कोई घटना नहीं है जो अभी पीओके के अंदर हो रहा है। अगर आप देखें तो 2011 में लीबिया में भी कई सरकारी सैनिक विद्रोही गुटों के साथ चले गए थे वहाँ पर। 2012-13 के में भी सीरिया के अंदर भी यही चीज़ देखा गया, सेना के कई जवान जो हैं रिबेल ग्रुप में शामिल हो गए। तो इतिहास भी यही बताता है कि जब सेना के भीतर जो डिफेक्शंस हैं वो अगर बढ़ेंगे तो सरकार की पकड़ कमज़ोर हो जाती है, और यहाँ से सरकार उस क्षेत्र को उस पर कब्जा जो है उसको छोड़ना पड़ सकता है। और इनका जो लक्ष्य है, जो बलोच ग्रुप्स हैं, इनका कहना है कि 2026 के अंत तक हम पूरे इलाके से, अपने पूरे बलूचिस्तान से पाकिस्तानी आर्मी को बाहर निकालकर खदेड़ कर मानेंगे। खदेड़ करने का इन्होंने टारगेट सेट कर दिया है कि 2026 तक एक भी पाकिस्तानी सैनिक इस इलाके में नहीं दिखेगा। अब ये लोग खुल करके धमाके करेंगे, सब कुछ को कंट्रोल करेंगे मैं समझता हूँ, और बहुत स्थिति बिगड़ सकती है। इसी बीच अगर आप देखें तो बलोच ग्रुप्स ने भारत से एक बहुत बड़ी मदद मांगी है, जिसके कारण भारत के सामने डिप्लोमेटिक चैलेंज साफ नज़र आ रहा है। दरअसल बलोच ग्रुप्स ने इंडिया से इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मांगी है, क्योंकि जब कोई सरकार बनेगी तो उसे रिकॉग्नाइज करने वाला भी तो कोई होना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पर। तो इंडिया से कहा गया है कि बलोच लोगों को पाकिस्तान का हिस्सा न कहा जाए। ये बहुत बड़ी मांग है, और इंडिया के सामने सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक बैलेंसी की भी यहाँ पर चुनौती खड़ी हो गई है। अब ये समझना जरूरी है आपको। अब बहुत लोग सोचेंगे कि भाई पाकिस्तान तो है, उसके खिलाफ भारत को जाने में क्या दिक्कत है, लेकिन यहाँ पर है प्रॉब्लम्स। क्योंकि अगर आप रिकॉग्निशन देते हैं तो फिर पाकिस्तान जो है जो कश्मीर नैरेटिव खड़ा कर सकता है चाइना के साथ मिलकर के, जो कि अभी हाल ही में उसने यूएन के अंदर संकेत भी दिए थे। और कश्मीर और भारत के अंदर कई सारी बातें पर्दे के पीछे भी चलती हैं, वो भी उस पर भी प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। पाकिस्तान जो है चूँकि यूएन समेत कई इंटरनेशनल फोरम पर भी इंडिया को घेर सकता है। हालांकि इसकी इतनी ज़्यादा तो चिंता नहीं है भारत को, क्योंकि पाकिस्तान का सामना भारत लंबे समय से कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर भारत ये बलोच ग्रुप को अगर रिकॉग्नाइज करेगा, उनका अगर समर्थन करेगा, पाकिस्तान से अलग उनको मानना शुरू करेगा, तो चाइना भी इसका कड़ा विरोध कर सकता है। और भारत और चीन के बीच में अभी एक अच्छे खासे संबंध बने हुए हैं। ईरान की बात करें तो वह भी जो बलोच सेपरेटिज्म है उसको लेकर के संवेदनशील रहता है। तो चबहार पोर्ट जैसे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अभी प्रभावित हो सकते हैं। तो ये पूरे मामले को देख करके आप समझ सकते हैं कि ये जो पूरा जो सिस्टम है यह भारत को एक तरीके से डिप्लोमेटिक बैलेंस में यहाँ पे चुनौती आ सकती है अगर ऐसा होता है तो। अब देखिए ईरान क्यों है संवेदनशील इस पूरे मामले को लेकर के, अगर आप समझें, क्योंकि चाइना का मामला तो क्लियर है कि वहाँ पे वो प्रोजेक्ट चलाता है तो उसे उस चीज़ को लेकर के बात है। लेकिन जो ईरान है, देखिए बलूचिस्तान सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं है बल्कि इसके लोग ईरान तक फैले हुए हैं। और ईरान के जो सिस्तान बलूचिस्तान है उसमें भी बड़ी संख्या में बलोच की आबादी रहती है। और ईरान को यही डर है कि बलोच सेपरेटिज्म कहीं उसकी सीमा तक न फैल जाए।
इसलिए तेहरान किसी भी एक्सटर्नल सपोर्ट पर लगातार विरोध करता रहता है। और चबहार पोर्ट की अगर बात करें तो वह भी इसी संवेदनशील क्षेत्र के पास भारत का स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट बना हुआ है। तो अगर खुला समर्थन कर दिया गया, भारत ने अगर इसकी आज़ादी को खुला समर्थन कर दिया, बलूचिस्तान की आज़ादी को, तो फिर ईरान और जो इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वह उस पर असर पड़ सकता है, प्रभावित हो सकती है। इसलिए यहाँ पर इंडिया जो है सो पाकिस्तान, ईरान और अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के बीच बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर संतुलित डिप्लोमेसी अपनाता है। हमेशा से यहाँ पर चाइना को भी बैलेंस करना पड़ता है और तीनों के बीच में संतुलन बनाना होगा आगे, और बलूचिस्तान के साथ भी खड़े रहना होगा, क्योंकि एक तरफ पीओके तो मांग ही रहा है मदद, दूसरी तरफ बलूचिस्तान भी बोल रहा है कि हमें आप रिकॉग्नाइज करो। कुछ दिन के बाद पीओके भी बोलेगा आज़ादी डिक्लेयर करके कि हमें भी रिकॉग्नाइज करो, तो भारत तो बोलेगा कि मेरे साथ ही आ जाओ, वही अच्छा रहेगा। तो फिर देखते हैं आगे उसमें क्या होगा। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बलूचिस्तान में जो हो रहा है उसके कारण चीन की परेशानी बढ़ती जा रही है। बीएलए ने कई स्ट्रेटेजिक रोड्स पर ब्लॉकेड कर रखा है और माइनिंग सप्लाई चेन बुरी तरीके से प्रभावित हो गई है। लॉजिस्टिक रूट्स लगातार बाधित हो रहे हैं, रॉ मटेरियल जो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, और माइंस से जो निकलने वाला मिनरल्स है वो भी बाहर नहीं जा पा रहा है, यानी कि चाइना को रोजाना यहाँ पे भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। तो चाइना ने पाकिस्तान को सिक्योरिटी सुधारने की चेतावनी दी है, और स्थिति अगर नहीं सुधरी तो फिर चाइनीज प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बंद हो सकते हैं। ये भी अब अल्टीमेट कोई भी कह सकता है, क्योंकि जब आप लॉजिस्टिक वहाँ पे ठीक नहीं करेंगे, सिक्योरिटी नहीं देंगे, तो फिर वहाँ पे कोई काम करना चाहेगा नहीं और लास्ट में आपके प्रोजेक्ट बंद ही करने पड़ेंगे। और उदाहरण के तौर पर एक सैंडक प्रोजेक्ट है, उसके क्राइसिस सामने आ रही है। सैंडक ग्लोबल गोल्ड प्रोजेक्ट अगर आप देखें तो संकट में पहुंच चुका है। यह जो प्रोजेक्ट है यह चाइनीज कंपनी ऑपरेट करती है, और सैंडक मेटल्स लिमिटेड ने पाकिस्तानी सरकार को वार्निंग लेटर भेजा है। लेटर 29 जून को एनर्जी मिनिस्टर को भेजा गया। कंपनी ने सप्लाई डिसरप्शन की शिकायत की, जरूरी सामान प्रोजेक्ट तक नहीं पहुंच पा रहा है ऐसा कहा गया, और अगले 1 महीने में प्रोजेक्ट बंद होने की चेतावनी भी दी गई है। लॉजिस्टिक्स सपोर्ट लगातार यहाँ पे कमजोर भी पड़ रहा है, यह भी कहा गया है। तो चाइना को अगर देखें तो यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान सिक्योरिटी को संभाल नहीं पा रहा है, लॉजिस्टिक सपोर्ट को भी बेहतर नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में ये प्रोजेक्ट 1 महीने के अंदर बंद हो सकती है, ऐसा लेटर में लिख करके भेज दिया गया एनर्जी मिनिस्टर को। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग बस मीडिएशन कराने में लगे हुए हैं। एक जब ईरान के अंदर कोई उसकी जब बातचीत होती है तो इनके सारे मिनिस्टर पहुँच जाते हैं, पूरी सरकार पहुँच जाती है, पूरे सेनाध्यक्ष पहुँच जाते हैं, प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं। लेकिन देश के अंदर क्या सिचुएशन है आप देख सकते हैं। यहाँ पर चाइना के स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो चाइना का सबसे बड़ा दांव सीपीएससी पर लगा हुआ है। सीपीएससी की कुल कीमत लगभग $62 बिलियन है। इसी का हिस्सा है ग्वादर पोर्ट, और जो सैंडक कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट है वो भी चाइना के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और पिछले कुछ वर्षों में अगर आप देखें तो चाइनीज इंजीनियर्स पर लगातार हमले हो चुके हैं, और कई चाइनीज नागरिक अब इस हमले में मारे भी गए हैं। और चाइना कई बार पाकिस्तान से कहा है कि सिक्योरिटी को सुधारो। पाकिस्तान इस चीज़ का आश्वासन तो देता है, लेकिन रिजल्ट आप सभी के सामने है। अब अगर आप देखें तो पाकिस्तान की स्थिति केवल बलूचिस्तान और पीओके तक ही लिमिटेड नहीं है, देश के बाहर भी इसके लिए बहुत ही बुरी खबर सामने आ रही है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर एक अजीबोगरीब पाकिस्तान के लिए डायलेमा उत्पन्न हो गया है। दरअसल हुती मिसाइल अटैक्स ने पाकिस्तान की चिंता बढ़ा दी है, और पाकिस्तान सऊदी अरबिया का क्लोज डिफेंस पार्टनर है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पाकिस्तान ईरान के साथ भी डिप्लोमेसी भी बनाए रखता है, और ट्रंप के साथ मिलकर के वो बातचीत करा रहा है। तो इस्लामाबाद दोनों रिश्तों के बीच में फंसा हुआ है। पाकिस्तान खुद को मीडिएटर की भूमिका में भी रखना चाहता है। अब यहाँ पर डिप्लोमेसी और मिलिट्री कमिटमेंट ये आपस में टकराने लगे हैं, क्योंकि देखिए सऊदी अरबिया के साथ अगर आप देखें तो मिलिट्री कमिटमेंट है उसका, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के बीच डिफेंस एग्रीमेंट मौजूद है, जहाँ पे हज़ारों पाकिस्तानी सोल्जर्स आज भी सऊदी अरबिया में तैनात हैं, और ज़रूरत पड़ेगी तो और भी भेज सकता है कभी भी, कितना भी। पाकिस्तान ने सऊदी अरबिया में अपने फाइटर जेट्स भी वहाँ पर डिप्लॉय किए हुए हैं। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने ईरान को रेड लाइन संदेश दिया है एक तरीके से कि भाई कायदे में रहो और हौती को भी कायदे में रखो। तो उनका बयान यही था कि सऊदी अरबिया पर हमला पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। अगर सऊदी अरबिया ने मदद मांगी तो पाकिस्तान उसके साथ खड़ा होगा, इस तरीके की बात इन्होंने कहा है। तो अब सवाल है कि हुती थ्रेट क्यों बढ़ गया अचानक। तो देखिए हुती अटैक ने 4 साल पुराना सीज फायर तोड़ दिया है। सऊदी अरब और हुती के बीच में करीब 4 साल से एक अनौपचारिक सीज फायर चल रहा था। अब इस दौरान मिसाइल और ड्रोन अटैक लगभग पूरी तरीके से रुक गए थे, और दोनों पक्ष बड़े ही डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन से लगातार बच रहे थे। किसी भी बड़े डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन नहीं हुई थी। लेकिन अब अचानक से हुती ने आरोप लगाया है कि सऊदी अरबिया ने यमन के एयरपोर्ट पर हमला भी किया है। इसकी खबर अभी कुछ दिन पहले ही चर्चा हो रही थी, और इसके जवाब में हुती ने भी सऊदी अरबिया पर मिसाइल अटैक शुरू कर दिया। और इसी के साथ अगर आप देखें तो 4 साल पुराना सीज फायर भी टूट गया, और सैन्य तनाव फिर से बढ़ने लगा है। तो मिडिल ईस्ट एक बार फिर से फुल स्केल रीजनल एस्केलेशन की तरफ यहाँ पर इसी कारण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और पाकिस्तान को डर है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट और फैल गया
तो जो पाकिस्तानी ट्रूप्स हैं यमन बॉर्डर के पास मौजूद हैं, वार बड़ी तो पाकिस्तानी सोल्जर से सीधे कन्फ्लिक्ट जोन में आ सकते हैं। और पाकिस्तान अब ईरान मिसाइल से ज़्यादा हौती अटैक से भी डर रहा है, उसे लेकर के भी चिंतित दिख रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हो गई है। एक तरफ पाकिस्तान को ईरान के साथ डायलॉग भी जारी रखना है अमेरिका के दबाव में, और दूसरी तरफ सऊदी अरबिया के साथ डिफेंस कमिटमेंट्स को भी निभाना चाहता है, क्योंकि उसने खुल करके बता दिया है कि दोनों देश एक दूसरे की रक्षा के लिए आएंगे। और उसी के बीच में अगर आप देखें तो पाकिस्तान की अपनी इकोनॉमिक चिंता भी है, क्योंकि पाकिस्तान गल्फ इंपोर्ट पर भारी निर्भर है और ऐसे में वह सऊदी से पंगा नहीं ले सकता है, क्योंकि यूएई से ऑलरेडी पंगा की खबर उसकी आती रही है। तो ऐसे में वह सऊदी अरब से अचानक नाराज़ नहीं हो सकता। और फ्यूल सप्लाई का भी बड़ा हिस्सा गल्फ से ही आता है उसके लिए। रेड सी शिपिंग जो है अगर प्रभावित होती है तो फिर इंपोर्ट्स उसके महंगे हो जाएंगे। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पहले से ही प्रेशर में चल रहा है, जिसके कारण पाकिस्तान इमरजेंसी फ्यूल मेजर्स भी लागू कर चुका है। तो कुल मिलाकर देखें आप अगर, तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की हालत ख़राब है। इंटरनल सिक्योरिटी की स्थिति आप देख रहे हैं, कई सारे टुकड़े आज़ादी मांग रहे हैं पाकिस्तान से। ऐसे में इस देश का आखिर क्या होगा, आप हमें बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए टीम विक्रम की तरफ से आप सभी को नमस्कार और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।